तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज का विषय कुछ ऐसा है जिसे हम हर पल महसूस करते हैं, लेकिन शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। प्रकाश यानी लाइट। हम अपने चारों ओर की दुनिया को देखते कैसे हैं? इसका सारा श्रेय जाता है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक बहुत ही छोटे से जादुई हिस्से को, जिसे हमारी आंखें पकड़ सकती हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है। आज हम प्रकाश की कहानी सुनेंगे। ये कहानी एक सीधी सादी किरण से शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे ये दुनिया की चीजों से टकराती है, कभी आयनों से, कभी पानी से, कभी लेंस से, हाँ, तो ये ऐसे राज खोलती हैं जिनसे हमने सितारों तक पहुंचने के रास्ते बना लिए। हमारे पास जो स्रोत है वो भौतिकी की एक किताब का अध्याय है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। तो आज हमारा मिशन है इस किताबी ज्ञान को निकालकर इसके पीछे छिपे आहा मोमेंट्स को ढूंढना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश की एक सीधी लकीर की छोटी सी बात से सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन जैसे हैरत अंगेज उपकरण कैसे बन जाते हैं। बिल्कुल, हम देखेंगे कि कैसे कुछ बहुत ही सरल नियम, मतलब बिल्कुल बेसिक नियम, उन तकनीकों की नींव रखते हैं जो हमें कोशिका के अंदर झांकने से लेकर ब्रह्मांड के दूसरे कोने तक देखने में मदद करती है। तो सबसे पहले ये प्रकाश की किरण या रे ऑफ लाइट है क्या? हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, पर ये किरण वाली बात, ये एक असली चीज है या बस हमारा एक अंदाजा? ये एक बहुत ही चालाक और जरूरी अंदाजा है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि असल में प्रकाश एक तरंग है, एक वेव। लेकिन इसकी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि हमारी रोजमर्रा की दुनिया की चीजों के सामने वो लगभग कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो जब तक प्रकाश किसी बहुत ही छोटे, लगभग अपनी वेवलेंथ जितने आकार के छेद या रुकावट से नहीं गुजरता, हम उसके रास्ते को एक सीधी लकीर, एक किरण मान सकते हैं। तो ये एक तरह का शॉर्टकट है। हाँ, और ऐसा करने से हम ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके उसके सारे खेल को समझ सकते हैं, जो चीजों को बहुत आसान बना देता है। ठीक है। और जब ये किरण किसी सतह से टकराती है तो होता है परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। इसके दो नियम हैं जो हम सबने रटे हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हाँ, the angle of incidence equals the angle of reflection। और दूसरा नियम, जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं पर जो उतना ही जरूरी है, वो ये कि आने वाली किरण, टकराकर जाने वाली किरण और सतह पर जो 90 डिग्री का अभिलंब या नॉर्मल होता है, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि किरण एक दिशा से आए और टकराकर ऊपर या नीचे चली जाए। और मजे की बात ये है कि ये नियम हर सतह पे काम करते हैं, चाहे वो एक सपाट आईना हो या फिर चम्मच का घुमावदार हिस्सा, जिसे हम गोली या दर्पण या स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और यही बात इन नियमों को इतना शक्तिशाली बनाती है। एक घुमावदार सतह को आप अनगिनत छोटे छोटे सपाट टुकड़ों से बना हुआ मान सकते हैं। इसलिए वही सरल नियम अवतल यानी कॉनकेव और उत्तल यानी कॉन्वेक्स दर्पणों पर भी लागू हो जाते हैं। गोलीय दर्पणों को समझने के लिए स्रोत एक कार्तीय चिन्ह परिपाटी या कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की बात करता है। सच कहूँ तो स्कूल में ये मुझे हमेशा बहुत परेशान करता था। हाँ, ये अक्सर करता है। कुछ दूरियां पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव। क्या इसका कोई आसान तरीका है ये समझने का कि हम असल में ऐसा करते ही क्यों हैं? क्या हम बस सारी दूरियों को पॉजिटिव नहीं मान सकते? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास एक मास्टर फॉर्मूला आ सके जो हर तरह के दर्पण और हर स्थिति में काम करे। ओके। इसका मूल विचार बहुत सरल है। हम सारे नापतोल दर्पण के केंद्र यानी ध्रुव से शुरू करते हैं। अब सोचिए कि प्रकाश की किरणें एक दिशा से आ रही हैं, मान लीजिए लेफ्ट से राइट। ठीक है। तो जिस दिशा में प्रकाश दौड़ रहा है, उस दिशा में नापी गई कोई भी दूरी पॉजिटिव होगी। हाँ, पॉजिटिव होगी। और अगर हमें प्रकाश की दौड़ के खिलाफ उल्टी दिशा में नापना पड़े तो वो दूरी नेगेटिव होगी। बस ये दिशा का खेल है और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये बस एक तरह का ट्रैफिक रूल है ताकि सारी गणनाएं सही रास्ते पर चले। और इसी रूल की वजह से हमें मिलता है दर्पण समीकरण 1v + 1u = 1f। बिल्कुल, ये समीकरण वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f के बीच का एक खूबसूरत रिश्ता है। ये बताता है कि जैसे जैसे आप वस्तु को दर्पण के पास या दूर ले जाते हैं, उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। मतलब ये एक तरह का नक्शा है। हाँ, एक पूरा नक्शा है ये। इसी से जुड़ा है रैखिक आवर्धन मैग्निफिकेशन m = -v/u, जो बताता है कि इमेज कितनी बड़ी या छोटी बनेगी और सीधी बनेगी या उल्टी। शुरू में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। अगर हम एक अवतल दर्पण के निचले आधे हिस्से को काले कपड़े से ढक दें तो क्या हमें प्रतिबिंब भी आधा ही दिखेगा?
मेरा पहला अंदाजा तो यही होगा कि हाँ, आधा दिखेगा। और यहीं पर हमारी सोच को एक जरूरी झटका लगता है। जवाब है नहीं। नहीं, नहीं, प्रतिबिंब पूरा का पूरा बनेगा, बस उसकी चमक, उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी आधी रह जाएगी। कमाल है, ऐसा क्यों? यह हमारी इस गलतफहमी को दूर करता है कि प्रतिबिंब आईने के किसी एक हिस्से से बनता है। सच तो यह है कि वस्तु के हर एक बिंदु से निकलने वाली अनगिनत किरणें पूरे दर्पण पर फैलती हैं। आधा दर्पण ढकने के बाद भी बाकी का आधा हिस्सा वस्तु के हर बिंदु से आने वाली किरणों को इकट्ठा करके पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए काफी है। यह एक टीम एफर्ट है जहां पूरा आईना मिलकर एक ही प्रतिबिंब पर काम कर रहा होता है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास एक टूटा हुआ आईना भी हो तो मैं उसमें अपनी पूरी शक्ल देख सकती हूँ, बस वो थोड़ी धुंधली दिखेगी। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल, प्रतिबिंब बनाना कुछ गिनी चुनी किरणों का नहीं, बल्कि अनगिनत किरणों के संगम का नतीजा है। ठीक है, आईने की दुनिया तो समझ आ गई, जहाँ प्रकाश टकरा कर लौट आता है। लेकिन ज्यादातर चीजें आईना नहीं होती। प्रकाश उनके आर पार भी तो जाता है, जैसे खिड़की के कांच से या हवा से पानी में। और वहाँ जो होता है वो शायद परावर्तन से भी ज्यादा दिलचस्प है। वहाँ होता है अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो वह अपने रास्ते से थोड़ा मुड़ जाता है। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे आप सड़क पर दौड़ रहे हैं और अचानक आपको घुटनों तक पानी में दौड़ना पड़े। आपकी रफ्तार कम हो जाएगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। और रफ्तार बदलते ही आपकी दिशा भी थोड़ी बदल जाएगी। प्रकाश के साथ भी यही होता है। हवा के मुकाबले पानी या कांच में उसकी रफ्तार कम हो जाती है, और इसी रफ्तार के बदलाव को हम अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से नापते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही खूबसूरत और सरल नियम काम करता है, स्नेल्स का नियम। हाँ, स्नेल का नियम। ये नियम सिर्फ ये नहीं बताता कि पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखती है, बल्कि यही वो चाबी है जिससे हमने हीरे को तराशना सीखा ताकि वो ज्यादा चमके। अच्छा। और यही वो नियम है जो हमारे इंटरनेट को चलाने वाले ऑप्टिकल फाइबर के पीछे भी काम करता है। एक नियम और हजारों चमत्कार। पानी में रखी पेंसिल वाला उदाहरण तो क्लासिक है, पर स्रोत में एक और उदाहरण है कि पानी से भरी बाल्टी का पेंदा ऊपर उठा हुआ क्यों दिखता है। ये वही वाला धोखा है जो मेलों में होता है, जहाँ बाल्टी में सिक्का डालने का खेल होता है। हाँ हाँ। बाल्टी का पेंदा असल में जितना गहरा होता है उससे कहीं ऊपर दिखाई देता है और हमारा निशाना चुक जाता है। हाँ। हमारी आंखें और दिमाग ये मानकर चलते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में आ रहा है, इसलिए वो पेंदे की एक नकली आभासी छवि बना देते हैं जो असलियत से ऊपर होती है। अपवर्तन से जुड़ी एक और घटना है जिसका नाम ही बहुत नाटकीय है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये नाम बिल्कुल सही है। ये एक असाधारण घटना है। इसके लिए दो शर्तें हैं। पहली, प्रकाश को सघन माध्यम जैसे पानी या कांच से विरल माध्यम जैसे हवा में जाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी, उसका आपतन कोण एक खास क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि अगर ये शर्तें पूरी हों तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाएगा ही नहीं, वो 100% वापस उसी माध्यम में लौट आएगा। बिल्कुल। ये तो किसी जादुई आईने जैसा लगता है जो साधारण आईनों से भी बेहतर हो। आप बिल्कुल सही समझे, ये एक परफेक्ट परावर्तन है। सबसे अच्छा आईना भी शायद 95% प्रकाश ही परावर्तित करता है, कुछ न कुछ सोख लेता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हानि लगभग शून्य होती है। और यही गुण इसे टेक्नोलॉजी के लिए इतना कीमती बनाता है। एग्जैक्टली। जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर जो आज हमारे इंटरनेट की रीढ़ है। ऑप्टिकल फाइबर में कांच या प्लास्टिक के बहुत पतले तार के अंदर प्रकाश को एक ऐसे कोण पे भेजा जाता है जो क्रांतिक कोण से ज्यादा हो। नतीजा, प्रकाश उस तार के अंदर दीवारों से बार बार टकराकर बिना बाहर निकले हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेता है, भले ही तार कितना भी मुड़ा हुआ क्यों ना हो। वाह। आपका ये पॉडकास्ट, वीडियो कॉल्स, पूरा डिजिटल वर्ल्ड इसी एक सिद्धांत पर टिका है। और हाँ, हीरे की जो जगमगाती हुई चमक है उसका राज भी यही है। कमाल है। तो हमने देखा कि प्रकाश या तो टकराकर लौटता है या आर पार जाकर मुड़ जाता है। अब इन दोनों विचारों को मिलाकर हम कुछ बना सकते हैं। अब बात करते हैं लेंस की। बिल्कुल, लेंस प्रकाश को मोड़ने का एक नियंत्रित तरीका है। यहाँ भी एक समीकरण है जो दर्पण समीकरण जैसा ही है, बस एक छोटे से बदलाव के साथ। 1/v - 1/u = 1/f। और लेंस की ताकत, उसकी पावर, उसे हम डायोप्टर में नापते हैं। जो उत्तल लेंस होता है यानी कॉन्वेक्स लेंस, वो सारी किरणों को एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है। जैसे सूरज की किरणों से कागज जलाने वाला लेंस। हाँ, वही। इसकी पावर पॉजिटिव होती है। और जो अवतल या कॉन्केव लेंस होता है वो किरणों को फैला देता है।
और इसकी पावर नेगेटिव होती है। हमारे चश्मों के नंबर इसी पावर का हिसाब किताब है। और इन्हीं लेंसों से हम बनाते हैं हमारी नंगी आंखों की सीमाओं को तोड़ने वाले उपकरण। सबसे सरल उपकरण से शुरू करते हैं, एक आवर्धक लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास। इसका सिद्धांत बहुत चालाकी भरा है। हमारी आंखें किसी चीज को सबसे बड़ा और साफ तब देख पाती हैं जब वो हमसे लगभग 25 सेंटीमीटर दूर हो। स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी। सही। अगर हम चीज को और पास लाएंगे तो वो धुंधली हो जाएगी। एक आवर्धक लेंस क्या करता है? वो एक धोखा करता है। ये हमें उस चीज को 25 सेंटीमीटर से भी पास रखने की इजाजत देता है और उसकी एक बड़ी, सीधी और आभासी इमेज बनाकर हमारी आंखों को दिखाता है। अच्छा। हमारी आंखों को लगता है कि वो एक बड़ी चीज को दूर से देख रही हैं, जबकि असल में एक छोटी चीज बहुत पास रखी होती है। और अगर हमें इससे भी हजारों गुना ज्यादा आवर्धन चाहिए तो हम एक की जगह 2 लेंस इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता है। हाँ, ये जुगलबंदी का कमाल है। इसमें एक लेंस अभिदृश्यक या ऑब्जेक्टिव वस्तु के बहुत पास होता है। ये वस्तु की एक बड़ी, वास्तविक और उल्टी इमेज बनाता है। ओके। अब दूसरा लेंस नेत्रिका या आईपीस इस पहली इमेज के लिए एक आवर्धक लेंस का काम करता है और उसे और भी ज्यादा बड़ा करके हमारी आंखों को दिखाता है। कुल आवर्धन दोनों के आवर्धन का गुणनफल होता है। ठीक है, तो ये हो गई सूक्ष्म दुनिया की बात। अब यहाँ से निकलकर दूर, बहुत दूर तारों और ग्रहों की दुनिया की ओर चलते हैं। दूरबीन यानी टेलीस्कोप, ये सूक्ष्मदर्शी से कैसे अलग है? सिद्धांत मिलता जुलता है। यहाँ भी 2 लेंस हैं, लेकिन लक्ष्य बिल्कुल उल्टा है। सूक्ष्मदर्शी का काम पास की छोटी चीज को बड़ा दिखाना है। दूरबीन का काम दूर की किसी चीज से आने वाले धुंधले प्रकाश को इकट्ठा करना है। इसलिए यहाँ अभिदृश्यक लेंस यानी ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा होता है। उसका व्यास, जिसे द्वारक या अपर्चर कहते हैं, जितना बड़ा होगा वो उतनी ही ज्यादा रोशनी बटोर पाएगा। जैसे एक बड़ी बाल्टी छोटी बाल्टी से ज्यादा बारिश का पानी इकट्ठा करती है। और इसकी फोकस दूरी भी लंबी होती है। हाँ, और आवर्धन क्षमता होती है FOE/FE, मतलब अभिदृश्य की फोकस दूरी लंबी और नेत्रिका की छोटी होनी चाहिए। सही। लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाता है। आज की जितनी भी बड़ी और शक्तिशाली दूरबीनें हैं, उनमें लेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? उनमें दर्पणों का इस्तेमाल होता है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है। ऐसा क्यों? लेंस तो बढ़िया काम कर रहे थे। इसके कई व्यवहारिक कारण हैं। एक, बहुत बड़ा लेंस बनाना और उसे सिर्फ किनारों से सहारा देना लगभग नामुमकिन है। वो अपने ही वजन से झुककर खराब हो जाएगा। दूसरा, लेंस में एक कमी होती है जिसे वर्ण विपथन या क्रोमैटिक एबरेशन कहते हैं। मतलब रंगों का बिखर जाना। बिल्कुल। जैसे प्रिज्म प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ लेता है, वैसे ही लेंस भी करता है। नतीजा ये होता है कि अलग अलग रंग के प्रकाश अलग अलग बिंदुओं पर फोकस होते हैं, जिससे इमेज के किनारों पर रंगीन धुंधलापन आ जाता है। और दर्पण इन दोनों समस्याओं को हल कर देते हैं। बहुत ही खूबसूरती से दर्पण को पीछे से पूरी सतह पर सहारा दिया जा सकता है। इसलिए हम 10 मीटर या उससे भी बड़े व्यास के दर्पण बना सकते हैं। और रंगों वाली समस्या? चूंकि दर्पण में प्रकाश टकराकर लौटता है, आर पार नहीं जाता, इसलिए रंगों में टूटने का सवाल ही नहीं उठता। वर्ण विपथन की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। इन्हें परावर्ती दूरदर्शक या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। स्रोत में तमिलनाडु की कवुलूर वेधशाला और हवाई की केक दूरबीनों का जिक्र है। और आज जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हम हैरान कर देने वाली तस्वीरें देख रहे हैं, वो भी तो इसी सिद्धांत पर काम करती है। बिल्कुल। जेम्स वेब टेलीस्कोप लेंस का नहीं बल्कि सोने की परत चढ़े हुए एक बहुत बड़े दर्पण का कमाल है, जो अरबों साल पुराने राज हम तक पहुंचा रहा है। तो इसका कुल मतलब क्या है? हमने प्रकाश की एक सीधी किरण की सरल सी कहानी से शुरुआत की थी और हमने देखा कि कैसे परावर्तन और अपवर्तन के 2 मूलभूत नियम हमें दर्पण और लेंस का पूरा व्यवहार समझा देते हैं। और फिर हमने देखा कि कैसे इन्हीं सरल पुर्जों को जोड़कर हम अपनी दृष्टि की सीमाओं को तोड़ देते हैं। हम सूक्ष्मदर्शी से कोशिकाओं की दुनिया में उतर जाते हैं और दूरबीन से अरबों प्रकाश वर्ष दूर की आकाश गंगाओं तक पहुंच जाते हैं। यही तो फिजिक्स की खूबसूरती है। बिल्कुल। कुछ गिने चुने सार्वभौमिक सिद्धांत हमें ब्रह्मांड के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े रहस्यों को समझने की ताकत देते हैं। जाते जाते एक विचार। स्रोत में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात लिखी है। जब कोई लेंस एक वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज बनाता है, जिसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं, तो वो प्रतिबिंब असल में हवा में उस खाली जगह में मौजूद होता है।
भले ही वहां कोई पर्दा हो या ना हो। ये एक बहुत गहरा विचार है। इसका मतलब है कि इमेज कोई ऑप्टिकल भ्रम नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष के उस बिंदु पर प्रकाश की किरणों का एक वास्तविक संगम है। वो वहाँ सचमुच में मौजूद है। तो पर्दा क्या करता है? पर्दा तो बस उस संगम को बिखेरता है, उसे स्कैटर करता है, ताकि हमारी आंखें उस इमेज को देख सकें। वो इमेज वहां पहले से ही थी, बस देखे जाने का इंतजार कर रही थी। तो अगली बार जब कोई प्रोजेक्टर से दीवार पर फिल्म देखे, तो ये सोचने लायक है कि वो पूरी फिल्म उन किरदारों के साथ उस खाली हवा में भी तैर रही है, जिसे दीवार ने बस हमारे लिए दृश्यमान बना दिया है। प्रकाश किरणों का एक संगम जो देखे जाने की प्रतीक्षा में है।